हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर 7 कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना कैलकुलस अधूरा है। कैलकुलस का मतलब ही हमारा ये है। स्टूडेंट्स, कैलकुलस के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? हमने देखा हमारे आसपास की सारी चीजें बदल रही हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता रहता है। स्टडी ऑफ चेंज, अगर उस चेंज की जो स्टडी है वो हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। और वो हमें देता क्या है? बहुत सारी तरह से हमें एनालिसिस करना होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से बदल रही है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। उसको हम बोलते थे डेरिवेटिव। कि अगर सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक रिलेशनशिप दे रखा है, और कैसा दे रखा है ये हम बात करेंगे अभी। अगर सपोज कोई भी x और y में रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, और उसको हम dy अपॉन dx निकालते थे, तो बताता क्या था? ये निकल के आ गया एफ डैश एक्स, सी का कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, ये निकल के आ गया उसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या बताता था कि x के रेस्पेक्ट में y में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे बदल रही है। सभी क्वांटिटी बदल रही हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे आसपास की सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है उस चेंज को, बदलाव को स्टडी करने का, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है हमारा कैलकुलस का। हम चाहते हैं कि हमको प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिले और कॉस्ट हमारी कम से कम लगे, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, वहाँ भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमारा काम आता है। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल में हम पढ़ेंगे क्या? इसको दो तरह से देखेंगे, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है और हमने उसको डिफरेंशिएट किया, ये निकाल लिया, जो हमको क्या बता रहा है कि x के रेस्पेक्ट में y में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको बता रहा है। अब कैसे भी निकाला हो, हमने ये निकाल लिया। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। और अगर हमको वापस, अगर हमें ये चाहिए वापस, ये डेरिवेटिव निकल के आ गया है, और इसी डेरिवेटिव की हेल्प से अगर हमको चाहिए क्या, ये चाहिए फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, x और y में रिलेशनशिप चाहिए, अगर ये हमें दे रखा है और ये चाहिए, तो इसके रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये आपका प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। तो रिवर्स प्रोसेस हमने लिखा है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस। उसका क्या है? इनवर्स प्रोसेस है। वापस उल्टा कर दीजिए इसको, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। किसी भी इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब y से dy पर dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, और dy पर dx से वापस हमको y इक्वल टू x मिल जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये तो बात हुई हमारी इसकी, और ऐसे हम कर भी लेंगे। सपोज अगर हमें दे रखा है d ओवर dx ऑफ sin x, क्या होता है ये? cos x। तो हम कैसे बोलते हैं? sin x का डेरिवेटिव cos x है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, और यहां क्या बोलेंगे? cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है। ये जो हम sin x का डेरिवेटिव cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, तो इस एंटी डेरिवेटिव को हम बोले यहां पर इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल, प्रिमिटिव, या ये ओरिजिनल फंक्शन, ये फाउंड आउट करना हमें। यहाँ पर हमें क्या देखा होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x हमें मिलेगा, ये एक डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव दिया जाएगा, और वापस हमको sin x निकालना होगा। sin x को क्या बोलेंगे हम? sin x क्या है? इस cos x का एंटी डेरिवेटिव। cos x क्या है? sin x का डेरिवेटिव, और sin x क्या है? इसका एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब जरा देखें, अगर d ओवर dx sin x प्लस सी दे रखा होता, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? 0। sin x का डेरिवेटिव निकल के आता है cos x। और ये डेफिनेशन जो यहाँ बताई जा रही है, उसी के हिसाब से हम बोल रहे थे कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है। यहाँ क्या बोलेंगे? cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी है। तो ये है या ये है? तो यहाँ पर सी भी आगे हमारा देख रहे हैं, जो डेफिनेशन बोलती थी उसके हिसाब से। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x भी है, sin x प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये फिक्स नहीं है, ये हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। वो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यहाँ पर देखेंगे कि कितने सारे इसके इंडेफिनिट, इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल बोला जा रहा है कि बहुत सारे हैं। तो हम बोलेंगे sin x प्लस सी का डेरिवेटिव cos x, और cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी है। ये सारे फॉर्मूले में यहाँ दे रखे हैं। एक बार देखा कि रियल लाइफ में हमारा कैसे काम आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, और हमें दिया हुआ है कि वो एक टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, अगर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी मूविंग पार्टिकल की दे रखी है, मूविंग ऑब्जेक्ट की दे रखी है, और हम जानना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे।
अब देखो ये सारी की सारी बहुत ही टर्मिनोलॉजी हमारी साइंस रिलेटेड लगती हैं, और रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर नहीं लगती। आप सोच रहे होंगे ये सारी काम आने वाली चीज़ें हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन की बात करना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे रियल लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम एक्स और वाई 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक रिलेशन तैयार कर लेते हैं। उस रिलेशंस के कुछ खास टाइप को बोलते हैं फंक्शंस, और उस फंक्शंस का अगर हम ग्राफ बना लें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। हम सब में बना सकते हैं, ये रिलेशनशिप हर जगह बना सकते हैं, हर जगह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वो चेंज हम पता कर सकते हैं। सपोज अगर हम कोई आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं और नंबर ऑफ आइटम्स को जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्स बोलें, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद में उसको हम सेल कर दें, जो उसको हमें रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू से अगर टोटल हम कॉस्ट माइनस कर दें तो बन जाता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन हम बना लें जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ आइटम्स एक्स है, तो उस प्रॉफिट फंक्शन बनाने के बाद में उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस पॉइंट पर कितने आइटम प्रोड्यूस करने पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, कहाँ पर आकर हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलने वाला है, कब तक हमको लॉस हो रहा है, और ये कब लॉस कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में और कब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये बात हम ग्राफ से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ग्राफ को जानने की जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ को जाने हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की हेल्प से भी ये निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके हम बड़े आराम से हम इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कब हमको किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, और ऐसा क्या करें जिससे कॉस्ट हमारी कम हो जाए। और इसी पर तो सब कुछ टिका हुआ है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा कैलकुलस का। इसमें यहाँ देखें, अगर हमें फंक्शन से डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उस डेरिवेटिव से वापस उस ओरिजिनल फंक्शन को निकालेंगे। ये है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, मोटा मोटा ये समझना है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें कि ये बहुत सारा, ये प्लस सी हम क्यों लगा रहे हैं, और हमने बोला कि एंटी डेरिवेटिव फिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मेरी बहुत सारे, यहाँ देखें अगर कोई फंक्शन दे रखा है f = 2x, ये है क्या, डेरिवेटिव है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो पावर फार्मूला भी हम यहाँ देखेंगे, समझ जाएंगे इसको। पावर फार्मूला लगाया गया है, इसका इंटीग्रल इस तरह से निकल गया है x² + c। अगर इसका अगर हम ग्राफ बना के देखें y = x² + 0, तो आपको ये ग्राफ बन गया, और c की वैल्यू 1 रख दें तो y = x² + 1, ये ग्राफ बन गया। ये y = x² है, ये y = x² + 1 है, और y = x² + 2 है, नीचे वाला y = x² - 1 है। और यहां पर देखें कि अगर एक लाइन हम यहां ले लें x = a लाइन, इसको कहां जाके इंटरसेक्ट करती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का हमको पता है, वो कैसे निकल के आता था कि हम dy/dx किसको शो करता था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को बताता है, रेट ऑफ चेंज को, जो हम कैसे बताते थे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ज्योमेट्री में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें इसी का इनडेफिनिट इंटीग्रल का, कि अगर ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमने इंटीग्रेट किया है, तो क्या निकल गया, एक फैमिली ऑफ कर्व निकल के आ रहा है। x² + c का मतलब क्या हुआ, x² + 0, x² + 1, x² + 1, इस तरह की बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व निकल के आ रहे हैं, और सबको बोले क्या है, ये इसका इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल क्या निकल गया, एक ओरिजिनल फंक्शन फैमिली ऑफ कर्व निकल के आएगा, यहाँ पर c भी होगा, c की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है, और इन सभी के लिए तो एक ही कॉमन बात निकल के आती है। अगर x = a कोई लाइन ले लें, वो इन सभी कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जाकर इसका स्लोप देखें, ये स्लोप कितना है स्टूडेंट, ये स्लोप आपका है 2x, ये स्लोप है 2x। x = a पर निकालेंगे तो स्लोप कितना है इसका, टेंजेंट का स्लोप है 2a, dy/dx = 2 है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब इतने सारे कर्व का इस x = a पॉइंट पर स्लोप कितना है 2a। और a को छोड़ें तो हमारा स्लोप कितना था, 2x से रिप्रेजेंट होता था डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है और ये उसका इंटीग्रल है। तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल कितने सारे हो गए, इतने सारे, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये सारे के सारे। हम देखें कि सभी कर्व को एक लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर स्लोप क्या है 2a, 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 और ऐसे बहुत सारे कर्व हैं हमारे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं, यहाँ पर c लगाते हैं। c क्या करता है, उस पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स को उत्पन्न करेगा। c = 0 तो ये आ गया, 1 है तो ये आ गया, 2 है तो ये आ गया, इस तरह से निकलता चला आएगा। अच्छा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो फिक्स होता है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल वो फिक्स नहीं होता, वो हमारा +c की वजह से हम देख रहे हैं कि 2x का हमने इंटीग्रल निकाला है, और कितने सारे हैं, x² + c, इतने सारे हैं। और सब पर एक कॉमन बात है, क्या है कि x = a पर सभी का स्लोप सेम है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। चलिए अब 2 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। क्वेश्चंस करना स्टूडेंट बहुत आसान है। अगर ये सारी रामायण आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मारो गोली, कौन पूछ रहा है,
कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और ये सब का मतलब है क्या। कोई सीबीएसई में आप तैयारी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस को आपको आंसर निकालना है, वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बार फिर से देख लें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं क्या। स्टूडेंट्स, अगर एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव ये है, तो एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये। इस चीज को लिखते कैसे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को बताने के लिए हमारे पास एक सिंबल था, नोटेशन था डी अपॉन डी एक्स। ऐसे यहां भी एक सिंबल है, ये सिंबल कौन सा है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है ये। इसमें कहां से निकल गया है अभी इसकी बात करेंगे। और एफ एक्स डी एक्स, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रल ये, या एंटी डेरिवेटिव ये, तो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, ये होगा आपका एफ एक्स प्लस सी, ये होगा। तो ये बताता है कि एफ एक्स प्लस सी किसको बता रहा है, इस पूरे इंटायर फैमिली को बता रहा है। अगर हमें 2x दिया हुआ है, उस 2x का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस पूरे इंटायर फैमिली को बता रहा है। ये फैमिली ऑफ कर्व से रिप्रेजेंट होती है, तो इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा क्या है, ये फिक्स हमारे एक नहीं होते, जबकि यूनिक होता है। किसी का भी डेरिवेटिव हम किसी पॉइंट पर निकालें तो यूनिक होता है। अब किसी पॉइंट पर निकालें, ये बात डेरिवेटिव में करते हैं, लेकिन इंटीग्रल हम निकालें किसी पॉइंट पर तो ये इंटीग्रल, ये बात नहीं करते। कुछ बेसिक बातें हैं कि डिफरेंशिएशन, बहुत सारे फंक्शन को डिफरेंशिएशन हम जानते ही नहीं है, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन भी हम नहीं जानते बहुत सारे फंक्शंस का। क्यों नहीं जानते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने 2x का इंटीग्रल निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसलिए निकाल दिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव 2x है, ये एक डेरिवेटिव है, dy अपॉन dx 2x है, इसी का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रल निकल के आ गया। कई बार फंक्शंस हमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कोई लिख दे x रूट 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11/2, अरे जो मन में आए वो लिख दें और बोले कि भाई इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं को एक ऐसा फंक्शन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको हम डिफरेंशिएट करें और ये आ जाए। अगर ऐसा हो पाता तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे कि x, ये हमारा 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंस करेंगे, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, इसका इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन ऐसा है जिसको हम डिफरेंशिएट करके ही निकाल सकते हैं, 2x निकाल सकते हैं। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करें और ये क्वांटिटी आ जाए, तो इसलिए सभी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, कुछ ही फंक्शन का होगा। और कुछ फंक्शन का होगा, उसको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, इसके मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। आज हम केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखें, जैसे यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin x का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos x। tan x बहुत आसान, इनको याद रखना है, आपको याद करना है पुराने 6 फार्मूले, 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव tan x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos स्क्वायर x, माइनस को हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है और बोल रहे हैं कि cos स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव कितना है, cot x माइनस cot x है। ऐसी sec x का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रल ये हो गया। आपको इंटीग्रल याद करने में अगर दुविधा होती है तो आप केवल डिफरेंसेस में फोकस करें कि आपको किसके डेरिवेटिव आते हैं, इनके डेरिवेटिव आते हैं, उसी का एंटी डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रल sin x है। सेम कहानी यहाँ भी है, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करते आ जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट फार्मूला, और ध्यान से देखें यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 होगा तो हमारा क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए -1 x की पावर अगर -1 है उसके लिए दूसरा फार्मूला है 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इसका इंटीग्रल ये हो गया। e की पावर x का इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये होते हैं, e की पावर x का इंटीग्रल क्या, e की पावर x अपॉन log a ये होते हैं। ये हमारे 10 फार्मूले हैं, 4 और आगे मिलेंगे, इनके फार्मूले बेस हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको डेरिवेटिव दे रखा है और उसका एंटी निकालना है। इनडेफिनिट का मतलब यही है, आपके हाथ में क्या दिया जाएगा, डेरिवेटिव, ये dy अपॉन dx दे दिया जाएगा, f' दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये fx बताइए, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितना अकुमुलेट हो रही है, जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, वो हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, उसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है। एरिया जब हम निकालेंगे वहाँ उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज है। अब देखिए पूछा जा रहा है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, तो सोचो
ये किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव sin 2x आ सकता है? किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि sin 2x जैसा कुछ आ जाए? तो देखो हमारे पास में है वी हैव d/dx ऑफ, अगर हम cos 2x को अगर डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? cos 2x कितना होता है? माइनस sin 2x और 2x का इंटू 2, या तो इसका मतलब क्या हुआ? cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x है। हम इसको कैसे बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। किसका एंटी डेरिवेटिव? -2 sin 2x का एंटी डेरिवेटिव cos 2x है। लेकिन क्या हमसे -2 sin 2x का एंटी डेरिवेटिव पूछा रहा है? नहीं पूछा रहा है, हमसे पूछा रहा है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, मीन्स इंटीग्रल sin 2x का इंटीग्रल। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमें ना तो माइनस चाहिए ना 2 चाहिए। क्या करो? डिवाइड कर जाओ, खत्म हो जाएंगे ये। डिवाइडिंग बाई -2, -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू कितना होगा? ये माइनस का 2 sin 2x अपॉन -2 से -2 कैंसिल हो गया। अब d/dx कैसा ऑपरेटर है? एक लीनियर ऑपरेटर है, इसको हम याद रख सकते हैं। और सेम हमारा एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रल का सिंबल हम बनाएंगे, कहाँ से निकल गया था? सम करने से, इकट्ठा करने से। इकट्ठा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अकुमुलेट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे 18 और 19 सेंचुरी में इवॉल्व बहुत अच्छे से हुए। पता लगा कि इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है, जबकि अलग अलग डिफरेंट टाइम और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एरिया के अंदर इसको इवॉल्व किया। डिफरेंशिएशन एक अलग जगह बन रहा था, इंटीग्रेशन की बात अलग हो रही थी, अलग तरह से हो रही थी। इनवर्स प्रोसेस की फॉर्म में नहीं हो रही थी, वहाँ पर सम ऑफ द सीरीज की फॉर्म में हो रही थी। कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना मीन्स इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। उस जोड़ने के निकल के आया सम करना, सम करना, सम करने से निकल के आया ये वाला सिंबल। ये जो सिंबल है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल के लिए। सम का जो एस था वो हमारा बगल गया, ऐसे हो गया, उससे नोटेशन लिया है। तो देखें जरा, -1/2 को हम लीनियर ऑपरेटर है, इसको यहाँ डाल सकते हैं। तो माइनस का 1/2 cos 2x और ये हो गया आपका sin 2x। तो हम बोल रहे हैं कि -12 cos 2x का डेरिवेटिव ये है। इसका मतलब क्या हुआ? sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है। यही क्वेश्चन पूछा रहा था कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज कितना हुआ? ये माइनस का 1/2 cos 2x। और एंटी डेरिवेटिव फिक्स नहीं होते, प्लस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। हमें ये पता है कि d/dx e⁻3x का कितना होगा? e⁻3x, और यहाँ चेन रूल लगाएंगे हम इंटू 3, ये हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि e⁻3x का डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। किसका? 3 × e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव ये है। हमको चाहिए केवल e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव। 3 से डिवाइड कर जाएं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? d/dx 1/3 e⁻3x, क्या हो जाएगा? ये 3x। हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 1/3 e⁻3x का डेरिवेटिव ये और इसका एंटी डेरिवेटिव ये, तो क्या हो गया आपका? ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, ये आपका इज 1/3 e⁻3x। अभी हमें इंस्पेक्शन मेथड से करना है। हमें ये जानना है कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, किसका होगा। यहाँ पावर आपकी 2 है। इसमें ध्यान दो, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, उसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो एक और पॉलिनोमियल मिलता है और उसकी डिग्री px वाले से कम होगी, 1 डिग्री कम होगी। लेकिन अगर कोई हमें px पॉलिनोमियल दे रखा है और उसको हमें इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी डिग्री ऊपर वाली वही वापस हमें 1 ज़्यादा मिल जाएगी। तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, ax + b⁻3, वो लेके चलते हैं। तो d/dx ऑफ ax + b⁻3 कीजिए इसको इंटीग्रेट। कैसे करते थे हम? x⁻3, तो 3 पहले आता है और ax + b² इसका हो गया। इन जिसको छुपाया उसका डेरिवेटिव ax + b का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका? ax का हो जाएगा a। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या रहा है, हम कैसे बोलेंगे इस बात को? इस बात को हम बोलेंगे कि ax + b² का डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए। क्या है ये? 3a ax + b² का एंटी डेरिवेटिव ये है। बहुत सीधा सा है, इनवर्स की डेफिनेशन बोलती है। लेकिन हमें केवल इतने का ही चाहिए। 3a इसमें एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर दो 3a से, डिवाइडिंग बाई 3a।
तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a, क्या बचेगा 3a से यहाँ डिवाइड होगा तो बचेगा ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या बोलते हैं डेफिनेशन हमारी जो चल रही है ये कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, ये इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये लिख दो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। इस तरह से करने थे। अब देखें डायरेक्ट इंटीग्रल सिंबल्स, एंटी डेरिवेटिव बोले तो अच्छा इस बात को हम बोलेंगे कैसे, जैसे हमने यहां लिखा हुआ है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है, इस बात को हम नए तरीके से हम ऐसे बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव मीन्स ये एंटी डेरिवेटिव का सिंबल है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल का, किसका sin 2x का, sin 2x और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये और एक ये हमने लगा दिया, ये क्या है आपका sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना है, माइनस का 1/2 cos 2x। अब हमें ये काम करना है, इस तरह से करके दिखाएंगे। देखें आगे, देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है इंटीग्रल। अब हमें जो एंटी डेरिवेटिव बोल रहे थे उसके ऊपर सिंबल आ गया है इंटीग्रल का, एंटी डेरिवेटिव है और dx, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या है, ये भी एक dy/dx की तरह एक लीनियर ऑपरेटर है जो इसको इक्वली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 4e⁻3x और dx प्लस अलग अलग कर जाए इन दोनों को 1dx, अलग अलग करके इंटीग्रल को इस तरह से लिखेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, इंटीग्रल सिंबल और dx साथ में आएगा, ये एक ही नोटेशन है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव की बात हो रही है हमारी। अब देखें ये 4 तो अच्छा कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे हम, e⁻3x dx प्लस 1 का इंटीग्रल। इसमें तो पावर फार्मूले से देखें, पावर फार्मूला हम किस तरह से लगा रहे थे, हम देखो ये पावर फार्मूला पहले देखा है, x⁻ अगर 3dx दिया हुआ है तो पहला वाला फार्मूला लगाने की कोशिश कीजिए, x⁻n का इंटीग्रल कितना होता है, x⁻ n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये x⁻3+1 अपॉन 3+1 प्लस c, कितना हो गया ये x⁴ अपॉन 4 प्लस c। तो इसका एंटी डेरिवेटिव, या बोले आपके अब सीधा बोले इंटीग्रल, x क्यूब इंटीग्रल कितना होता है x⁴/4, क्या हुआ इसमें 3 को हमने 3+1 अपॉन 3+1 ऐसे कर दिया ये। अच्छा और भी देखा अगर 1dx, 1 का हम अब तो वैसे हम जानते हैं d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, या फिर आप इस पावर फार्मूला लगा सकते हैं x⁻0 dx, हर जगह लगेगा ये x⁻0+1 0+1 प्लस सी, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट प्लस सी लगाएंगे, इंटीग्रल सिंबल खत्म, dx खत्म और प्लस सी लगेगा, तो कितना आ गया आपका ये x प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रल कितना होगा x प्लस सी, इंटीग्रल हो चुका तो प्लस सी यहाँ भी आएगा, और इसको भी करेंगे तो एक और सी आएगा, दो सी आएंगे, तो दोनों को एक ही बार में लिखेंगे लास्ट में जाके। तो देखो अब कर जाओ, अब ध्यान से देखो, हमने e⁻3x का इंटीग्रल, वैसे तो ये अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, क्वेश्चन को चेंज करके, वहां देखा e⁻2x, हमने बोल दिया e⁻3x, तो वहां हमने देखा था e⁻3x का एंटीग्रल निकाला था e⁻3x अपॉन 3, तो इसका इंटीग्रल कितना है e⁻3x अपॉन 3, ये हम पहले निकाल चुके हैं क्वेश्चन को चेंज करके, प्लस ये इतना इंटीग्रल आ गया और प्लस सी। ये आपके पास में ये 10 फॉर्मूले की लिस्ट है, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं, इन्हीं का यूज करना है, करिए जरा। x² की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये x², इसकी मल्टीप्लाई अपने यहाँ की और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो कितना 1, ये आ गया। अब क्या करें आप, ये एक लीनियर ऑपरेटर है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस स्टेप को देखिए x² dx और -1 dx अलग अलग करके, और यहाँ फार्मूला लगाए पावर फार्मूला, पहला वाला फार्मूला x⁻n dx कितना होता है x⁻n+1/n+1 प्लस c, पावर जुड़ जाएगी, एक इसमें ऐड होकर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 प्लस, और यहाँ पर है आपका -x प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो अब जैसे भी इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखिए, हाँ बहुत शुरू में गड़बड़ होती है, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल सिंबल खत्म, dx खत्म, x² का इंटीग्रल कितना हो चुका है, फार्मूला लगा चुके हैं, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला x⁻n dx, पहला वाला फार्मूला x⁻n+1/n+1 प्लस सी, n हमारा क्या है -1 नहीं होना चाहिए, उसके लिए दूसरा फार्मूला है, ये आपका आंसर है। देखें आगे,
क्वेश्चन नंबर 8। और ये सी क्या है यहाँ पर? सी आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये आप देखेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट है। स्टूडेंट कई बार मार्किंग स्कीम में हमने देखा है कि हमने सी नहीं लगाया है तो हाफ मार्क्स कट हुआ है। सी जैसे आपसे मार्क्स आ रही है वैसे लिखना है। आप समझते तो हैं कि हाँ सी लगाना होता है, बहुत सारी जगह भूल जाते हैं, इसलिए लगाने का डालें। जैसे क्वेश्चन खत्म होता है लास्ट में आकर सी जरूर लगा दें। देखिए आप अगला क्या देखा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अलग अलग कर जाएं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया हमने और एक्स डी एक्स। ये क्या थी? इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज थी। ये 3-4 प्रॉपर्टी देखी थी, ये बहुत ही आसान है, इसको हमने अलग से डिस्कस नहीं किया, ये तो और लंबा हो जाता लेक्चर आज का। 1 डी एक्स। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर का पावर फार्मूला लगा रहे हैं यही, एक्स टू द पावर 3/3, 2 + 1 2 + 1। बी इंडिकेट हो चुका, इंटीग्रल सिंबल खत्म, डी एक्स खत्म। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये अभी तो किया था, यहाँ पर ये फार्मूला लगा चुके हैं। एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1 2, एक्स की पावर 2/2 और सी 1 का इंटीग्रल हम एक्स का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल एक्स। और फिर यहाँ पर सी इंटीग्रल हो चुका है तो एक और सी आएगा, तो यहाँ सी पहले यूज कर रहे हैं तो C1 लगा दो, बता दो या डी लगा दो। C1 क्या है? वेयर C1 इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को करते जाइए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह का स्क्वायर दे रखा है, इस पूरा फंक्शन, इसको आगे जाकर हम करना सीखेंगे, लेकिन अभी तो हमें केवल यही 10 फॉर्मूले पता है। तो पावर फार्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। a - b का होल स्क्वायर खोल जाए, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √x का स्क्वायर x, इसका स्क्वायर 1/x -2ab √x कैंसिल हो गया, ये आया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab dx। अलग अलग कर जाए इसको, इंटीग्रेट x dx प्लस 1/x dx -2 1 dx हो गया। x का इंटीग्रल, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 2/2। 1/x का इंटीग्रल दे रखा है, 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, log ऑफ mod x -2 और 1 का इंटीग्रल x प्लस c। हो गया। कैसे करना है इसको, क्वोशिएंट रूल जैसा तो यहाँ कुछ है नहीं, डिफरेंशिएशन में तो था लेकिन यहाँ नहीं है, यही फॉर्मूला लगाने हैं। तो इसको सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना है और अलग अलग कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए। तो दिस अपॉन दिस ले सकते हैं इसको। जब हम दिस अपॉन दिस लिखेंगे, x³ लिखेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5x² अपॉन x² 5 -4 और x की पावर -2 dx। दिस अपॉन दिस अलग अलग करके, और अलग अलग करके इंटीग्रेट कर जाए, x dx प्लस 5 1 dx -4 x की पावर -2 dx। ये फार्मूला लगेगा पावर फार्मूला, बस -1 के लिए नहीं लगता है क्योंकि वो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया आपका x की पावर 1 का x² प्लस 5 1 का हो जाता है x और -4 x की पावर -2 का क्या करेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो x की पावर -2 + 1 -1 होगा, नीचे भी माइनस है तो वो तो प्लस कर देगा, और ये 1/x हो गया प्लस c। पावर फार्मूला लगाते ही इतना आंसर आ जाए। क्वोशिएंट रूल जैसी चीज़ तो हमारे पास है नहीं, इसको सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो ये कैंसिल होना चाहिए। जब भी आप देखें ऊपर की पावर, न्यूमरेटर में पावर आपको ज़्यादा दे रखी है, डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन की पावर कम दे रखी है, डिवाइड करना है, डिवाइड कर जाइए। जब डिवाइड करना है तो देख लो, अगर फैक्टराइज होता है तो कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो भी जाता है फैक्टराइज। अगर यहाँ देखें इन दोनों में से अगर x² कॉमन ले गए तो क्या बचा, x - 1 प्लस 1 x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, ये अब देखिए x - 1 यहाँ भी है, सारा कैंसिल हो गया, x - 1 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये केवल x² प्लस 1 dx। x - 1 कॉमन लेके कैंसिल कर गए, इतना बचा है। और इसका इंटीग्रल x² का हो जाएगा x³ और 1 का हो गया x प्लस c। ये देखा है, क्या करना है, √x मोड़ यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाइए। 3 √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ की मल्टीप्लाई होगी x की पावर 2 में, तो 2 और हाफ हो गया 2.5, x की पावर 2.5 का मतलब 5/2 dx प्लस 2
इसके उल्टा यहाँ जाके करेंगे तो x की पावर 1 है और कितना रूट x, तो x की पावर हो गया 3/2 dx, 3x की पावर हाफ dx। हमने इसको मल्टीप्लाई तीनों में कर दी है। अब इंटीग्रेट कर दें, सीधा पावर फॉर्म लगाना, 3x की पावर 5/2 कितना होगा ये 5/2 + 1 ओवर 5/2 + 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1, 3x की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 और इंटीग्रेट हो चुका है सारा का सारा। तो इंटीग्रल सिंबल खत्म, dx खत्म, ध्यान तो दोनों चीज़ें एक साथ खत्म और प्लस c लग जाएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कर जाइए, 5/2 + 1 कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 2 पर आ गया तो 2 और 3 6 हो गया, 6/7 x की पावर हो गया आपका 7/2, 7/2। यहाँ देखें 5/2 2 पर आए तो 4/5 सिंप्लीफाई करना है केवल आपको ये, और ये 5/2, ये हो गया 3/2, 3/2 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो 2 आ गया आपका यहाँ पर और x की पावर है 3/2 प्लस, ये आंसर आया। इस तरह से करना है। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूला 10 फार्मूले याद करने हैं और लगाना है। 10 फार्मूले याद नहीं हो रहे तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब देखिए अलग अलग कर जाइए और इंटीग्रेट कर जाइए। 2 कांस्टेंट को बाहर निकालिए, वेरिएबल को बाहर निकाल नहीं सकते, यहीं ऐसे रखेंगे इंटीग्रल और dx साथ साथ लिख जाइए, -3 cos x dx प्लस e⁻x dx। इस स्टेप को समझिए कि हम क्या अलग अलग कर रहे हैं, इसको लीनियर ऑपरेटर है, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से, इंटीग्रल सिंबल dx, इंटीग्रल सिंबल dx, इंटीग्रल सिंबल cx सभी के साथ में, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। अब बस केवल सीधा फार्मूला लगाना है इसके बाद में। तो 3x का इंटीग्रल कितना होता है, x की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 2/2 -3 cos x का कितना होता है, cos x का इंटीग्रल sin x आपको दिया हुआ है, cos x का इंटीग्रल sin x और e⁻x का e⁻x हो गया इंटीग्रल और प्लस c, आंसर बहुत ही आसान है। अब तो ये दिस इनटू दिस ऐसे दे रखा है, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला दे रखा है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ लगेगा नहीं, बाई पार्ट्स दिया हुआ वो नहीं लगने वाला, वो डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट में लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। इसके उल्टा यहाँ कर जाइए, क्या बनेगा आपका ये sec² x प्लस इसके उल्टा यहाँ भी कर गए और sec x इंटू tan x। तो देखिए इसका इंटीग्रल यहाँ, इसका इंटीग्रल यहाँ, अलग अलग करके दोनों को इंटीग्रल, sec² x का इंटीग्रल दे रखा है आपको, sec² x का इंटीग्रल कितना होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रल sec x, दोनों का इंटीग्रल लगा, ये तो हो गया आपका tan x और ये हो गया आपका sec x प्लस c, आंसर देखिए जरा यहाँ पर 2/, क्या करना है आपको, ये अलग अलग कर जाइए, 2/cos² x -3 sin x अपॉन cos² x। cos² x को हमने कैसे लिख दिया, cos² x को अलग अलग किया पहले तो, cos x इंटू cos x लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि ध्यान से देखो क्या बन जाएगा ये आपका, ये हम तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट कीजिए और ऐसी जगह पहुंच जाइए जिसके ये 10 फार्मूले की फॉर्म में पहुंच जाइए, जिसको हम फार्मूले जानते हैं, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब देखिए कितना होगा, ये 2 बाहर आ गया और 1/cos² x कितना होता है, ये 1/cos² x sec² x और dx, -3 बाहर sin x अपॉन cos x tan x और 1/cos x sec x, तो sec x tan x dx। हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, बस दिस अपॉन दिस अलग अलग किया इसको, तो पता लगा कि ये सिंपल से sec² x और sec x tan x बन गया, जिसका इंटीग्रल हमें पता है, फॉर्म में दे रखे हैं आप। sec² x का इंटीग्रल क्या होता है tan x और 3 sec x tan x का क्या होता है sec x प्लस c, आंसर हो गया। अब जरा यहाँ देखें, अभी क्वेश्चन टूल जैसा कोई चीज़ होती नहीं, कुछ समझ में आए साइन कॉस में चेंज कर जाओ, पता लग जाएगा क्या करना है। यहाँ पर sec² x लिख सकते हैं 1/cos² x, cos x को लिख सकते हैं 1/sin² x, तो क्या बन गया आपका ये 1/cos² 1/sin², मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो sin² x अपॉन cos² x tan² x, sin² ऊपर आएगा sin² अपॉन cos² x, ये बन जाएगा tan² x dx। अब देखें tan² x तो आ गया, लेकिन इसका इंटीग्रल हमें नहीं पता है। यहाँ जो फॉर्मूले की लिस्ट दे रखी है वहाँ पर tan² x का इंटीग्रल sec² x का तो है, tan² x का नहीं है। तो स्टूडेंट ये 7.3 एक्सरसाइज में बताया गया आपको, ये जो बात है यहाँ पर कि इस फंक्शन का इंटीग्रल आप जानते नहीं हैं, तो इसको चेंज कर दो उसमें जिसका आप जानते हैं, ये है आपका 7.3 में करेंगे हम ये। तो tan² x का नहीं जानते, इसको चेंज कर दें, क्लास 10th में जाइए, sec² x tan² x में आइडेंटिटी थी, tan² x को आप लिख सकते हैं कितना, ये sec² x -1 dx, इसको आपने ऐसे लिख दिया।
चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका इंटीग्रल हमें आता नहीं था, इसको चेंज किया, इन दोनों के इंटीग्रल आते हैं, इसका भी और इसका भी। कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x और 1 का होता है x प्लस सी। आंसर देखें। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 22। ये हमारा क्या है? एक हमें पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर चाहिए होता है, सी की वैल्यू निकालनी होती है इसमें। इसको देखें 22। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। d/dx ऑफ fx, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है और हमसे पूछा रहा है कि फंक्शन fx आपको बताना है, जबकि यहाँ पर f2 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इसका मतलब कि हमने देखा था कि एंटी डेरिवेटिव तो हम निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, वो क्या होता है? fx प्लस सी। बहुत सारी इंटायर फैमिली निकल के आई थी, हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। उस इंटायर फैमिली में वो वाला आपको कर्व चूज करना है जहाँ x = 2 रहने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। केवल उसका एक मेंबर की बात हो रही है यहाँ पर, उस पूरे इंटायर फैमिली ऑफ कर्व की बात नहीं हो रही है, केवल एक मेंबर की बात हो रही है। तो इंटीग्रेट करके बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रल सिंबल यहाँ लगाया, ये क्या है आपका? d/dx fx। इंटीग्रल जब भी करते हैं तो इंटीग्रल सिंबल और साथ में क्या आता है? dx। इंटीग्रल सिंबल यहाँ भी 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। अब तो ये क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव, और इंटीग्रल सिंबल का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। फंक्शन उसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव उसका फिर एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैंसिल होगा, क्या बचा? केवल आपका ये फंक्शन fx बचा। यहाँ क्या बचा आपका? fx। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं कि उसका एंटी डेरिवेटिव, उसका रिवर्स इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा x³ dx माइनस 3x⁴ ऊपर गया तो -4 dx। कर जाइए अभी 4 x⁴ 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 x⁴ -4 प्लस 1, कितना होगा? -4 प्लस 1 -3/-3 प्लस सी। जैसे इंटीग्रेट हुआ प्लस सी, -3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया है x⁴ 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। ये आपका आंसर आया। ये किस तरह का आएगा? ये आपके फैमिली ऑफ कर्व आएंगे, बहुत सारे हम देख रहे थे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में कैसे ले रखे थे? इस टाइप का एक कर्व, ये फिर दूसरा ऐसा, सभी इस टाइप के एक ही टाइप के हमारे फैमिली ऑफ कर्व आएंगे। लेकिन हमसे ये तो शो करता है इस तरह के, ये इसका कर्व नहीं है, इस तरह के बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व को। लेकिन हमसे पूछा कौन सा आ रहा है? ना तो ये, ना ये हमसे कौन सा पूछा रहा है? वो पूछा जा रहा है जहाँ पर x = 2 पुट करते ही फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। उस एक केवल उस कर्व की बात हो रही है। तो रख जाइए x = 2, फंक्शन की वैल्यू 0, इसमें पुट कर जाते हैं। इसको बोल गए a, रख जाए यहाँ पर ये पुट x = 2 in a में रख गए तो कितना हो गया आपका? ये f2 = x = 2 रख रहे हैं तो 2⁴ प्लस 1/2⁴ प्लस सी, ये हुआ। और f2 आपको दे रखा है, f2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 2⁴ 16 1/8 प्लस सी 0। इसको 16 × 8 कितना हो जाएगा? 128 प्लस 1 129/8 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई है -129/8। इस सी की वैल्यू को उठा के रख गया आप यहाँ पर। तो ये आंसर कितना आ गया आपका? fx = x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, और ये आपका ऑप्शन है डी। ये डी ऑप्शन है। इसमें ये क्या निकल के आया है? ये केवल एक उस फैमिली ऑफ कर्व जो निकल के आते हैं, बहुत सारे कर्व निकल के आते हैं जो हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व निकल के आ रहे हैं, पैराबोला आ रहे थे। उनमें से एक कर्व होगा ये जो 0,2,0 से पास होता है। x = 2 रखते ही y = 0 आ जाता है। x = 2 रखते ही यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं था, यहाँ पर x = 2 रखते ही y = 0 आता है, यहाँ पर होगा। ये एक सिंगल कर्व की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें ये था नेट सेल में हम क्या कर रहे हैं? y का डेरिवेटिव dy/dx, उसके वापस आके fx हम वही y निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर हमें कुछ सर्टेन कंडीशन में एरिया निकालना होता है, अकोमोडेट करना होता है, तो उसको डेफिनिट इंटीग्रल में निकालेंगे, आगे देखेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ये था इंटीग्रेशन के अंदर, और ये 10 फॉर्म में थे। 4 फॉर्म में इसके अंदर और जुड़ जाएंगे अगली एक्सरसाइज में हमारा। हम अब इस तरह के सिंपल से इंटीग्रेशन नहीं मिलेंगे, फंक्शन हमारे डिफरेंट होंगे, उनके लिए करने के तरीके भी डिफरेंट होंगे, वो देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।